Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. Today I will be sharing the rest of the experience of interview in BA 2019. The three topics which were left were kinetics, pericyclic and organometallics. तो kinetics में उन्होंने मेरे से पूछा कि how is rate of a reaction dependent on temperature. तो I said कि जैसे ही किसी भी reaction का temperature increase करेंगे तो rate of the reaction increase हो जाएगा. Then they asked me to give evidence for it. I said कि since rate of a reaction is directly proportional to the rate constant, so and we know that by Arrhenius equation, rate constant is related to temperature by this equation. Okay, so this equation tells us that as the temperature of the reaction increases, the rate constant will increase, and since the rate constant increases, the rate of the reaction will also increase. Then they asked me कि activation energy को graphically represent करके बताओ. तो I drew the potential energy diagram for this reaction. कि supposedly हमारे पास potential energy है and that is the reaction coordinate. Okay, I said कि suppose हमारा reactant यहाँ पर है and product हमारे यहाँ पर है. Okay, then किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसके बाद वो प्रोडक्ट पे जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंड आई ड्रू द थ्रेशोल्ड एनर्जी ओवर हियर. देन आई ड्रू दिस कर्व एंड देन सेड कि क्योंकि रिएक्टेंट की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो डिफरेंस है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. और ये एनर्जी है जो एक्स्ट्रा हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन को ताकि वो प्रोडक्ट की तरफ डिविएट हो सके, प्रोडक्ट की तरफ जा सके, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. देन दे सेड ओके. देन दे सेड कि एक्चुअली में टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है. तो मैंने कहा कि सर क्योंकि हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन्स विद इन द सिस्टम इंक्रीज हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट जो है हमारे वो ज्यादा वेलोसिटी से कोलाइड करने लगते हैं. तो जैसे ही मैंने वेलोसिटी वाला टर्म यूज किया, देन दे आस्क्ड मी कि क्या टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन है. तो आई सेड यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेलोसिटी व्हिच इज गिवन बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन. देन दे आस्क्ड मी कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट करो. तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड this is the velocity. Okay, then I drew this curve starting from the origin. जैसे ही मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी इज दैट व्हाई डिड यू प्लॉट दिस ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन. आपने ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों प्लॉट किया. देन आई सेड कि सर इसका मतलब ये है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे सिस्टम में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो रेस्ट पे है. सभी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सभी की मूवमेंट की स्पीड अलग है, मतलब कुछ की तो सेम रहेगी, बट ये है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट पे नहीं है. देन दे सेड ओके. देन दे सेड कि जो ये पीक है वो किसको करेस्पॉन्ड करती है. देन आई सेड कि जो ये पीक है ये उस वेलोसिटी को करेस्पॉन्ड करेगी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, एंड दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ओके. देन दे आस्क्ड मी कि जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, तो हम किस वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं या मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं या किस वेलोसिटी की. दे डिड नॉट नेम द वेलोसिटी, बट आई सेड यस सर, वी नेम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द मेजर थिंग जो कि हम यूज करते हैं. देन दे सेड एवरेज क्यों नहीं, एवरेज वेलोसिटी को क्यों सिस्टम को स्टडी करने में यूज नहीं करते. आई सेड क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शनल चीज है, और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो उनकी वजह से तो उनकी जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी और हमको सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कम मिलेगी. इसीलिए हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करते हैं ताकि हम सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर सके. एंड देन दे आस्क्ड मी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप इस ग्राफ में प्लॉट करो. तो क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हमारी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से आगे प्लॉट किया। देन दे आस्क्ड मी कि सपोजिटली हमारा जो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो हम इस वेलोसिटी में लेते हैं। देन उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि इस वेलोसिटी में आप एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर लो, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करेंगे। तो आई सेड कि एरिया अंडर द कर्व, जो भी एरिया अंडर द कर्व है जो इस वेलोसिटी को क्रॉस कर रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आएंगे वो करस्पॉन्ड करेगा। तो दिस विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। देन दे आस्क्ड मी कि सपोजिटली टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो देन आई ड्रॉ दिस लाइक दिस, it will never touch the y-axis को, ये सॉरी x-axis को कभी टच नहीं करेगा। ओके, देन दे सेड कि अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ। तो मैंने कहा कि सर क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है जो इस वेलोसिटी को क्रॉस कर रहा है वो बढ़ गया, यानी कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर वेलोसिटी than required, then the activation energy barrier is more, and hence there will be more number of molecules which can cross the energy barrier. Then they said me कि this is the reason कि हमारे जो rate of reaction है वो बढ़ता है। हम activation energy से जरूर उसको relate कर सकते हैं कि K है और Arrhenius equation से activation energy से relate करते हैं, but they always want कि जब भी आप rate constant को temperature से relate करो तो आप Maxwell distribution curve से उसको relate करो, कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही हमें बताएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन, वी शुड गो एंड एक्सप्लेन दिस बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। देन दे आस्क्ड मी कि आपने कौन कौन से थ्योरीज पढ़ी हैं काइनेटिक्स में फ्रॉम फॉर अ रिएक्शन टू गो टू प्रोडक्ट। आई सेड मैंने तो दो पढ़ी हैं, एक कोलिजन थ्योरी, एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देन दे जंप टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का एस्पेक्ट बताओ क्या है। ऐसे कि रिएक्टेंट्स जो हैं, सपोजिटली हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A प्लस B, दे आर इन क्वाजी इक्विलिब्रियम विथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन गिव प्रोडक्ट। ओके, देन दे आस्क्ड मी कि एक्टिवेटेड, आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ एक्टिवेटेड लिखा, तो दे आस्क्ड मी कि आपने यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा, व्हाई डिडंट यू राइट ट्रांजिशन स्टेट, जबकि थ्योरी का नाम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। तो आई सेड कि सर जब भी हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम उन ओरिएंटेशंस की बात कर रहे हैं जो एक हायर एनर्जी में है। जैसे सपोजिटली हमारा अगर रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है और पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं मैं रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट के साथ, तो अगर हमारा ये एक्टिवेशन बैरियर है तो जो टॉप पॉइंट है वो करस्पॉन्ड करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, बट देयर विल बी एन एरिया जहां पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। तो देयर विल बी एन एरिया जहां पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, बट वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट दे। यानी कि देयर कैन बी अ चांस कि रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट के पास में आने के बाद उनकी ओरिएंटेशन जो बनी है वो इस एनर्जी की बनी है जो कि प्रोडक्ट की तरफ टिल्ट कर रही है, बट इट इज हाईली पॉसिबल दैट दिस विल नॉट गिव द प्रोडक्ट, दिस कैन कम बैक टू रिएक्टेंट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इनकी ओरिएंटेशन, जब भी ए और बी हमारे पास आए हैं तो इनकी ओरिएंटेशन इस एनर्जी की बनी है जो कि रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड कर रही है। देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि इट विल नॉट गो टू प्रोडक्ट, इट विल गो टू रिएक्टेंट। पर अगर उनकी ओरिएंटेशन इस तरह की बनी कि वो डायरेक्टली टू द टॉप पॉइंट, डायरेक्टली टू द टॉप एज ऑफ दिस कर्व को डिनोट करिए या रिप्रेजेंट करिए, तो तब हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द टॉप पॉइंट हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा वैसे ही वो प्रोडक्ट दे देगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है देन दैट देयर इज नो गारंटी कि वो प्रोडक्ट पे जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट को
रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट से बनेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से बने। दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि कैन यू रिलेट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि इसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आई वेंट एंड दे आस्क्ड मी कि आप पहले हमको लीनियर, नॉर्मल लीनियर मॉलिक्यूल की बताइए, फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बताइए, देन कम टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आई सेड कि सर अगर हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है तो सपोजिटली हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा कि उसके पास तो पहले 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और जो बाकी बचे होंगे जो वाइब्रेशनल होंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, जो कि 3n है, -3 + 2 -5 फॉर लीनियर। और नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, नॉन लीनियर के लिए भी हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, यानी कि 3 डायरेक्शंस हैं जो कि x y z को करस्पॉन्ड करती हैं, और हमारे पास इसके लिए रोटेशन के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। इसीलिए नॉन लीनियर के लिए जो वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स विच इज डिनोटेड बाय 3n। 3n मींस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, 3n - 3 + 3 6। तो नॉन लीनियर के लिए 3n - 6 होगा और लीनियर के लिए 3n - 5 होगा। और जब भी हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि वन ऑफ द वाइब्रेशनल मोड, जो वाइब्रेशनल मोड है एक, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसलेशनल मोड में। वन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेशन को करस्पॉन्ड कर रहा था वो अब ट्रांसलेशन को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लीनियर है, सपोज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लीनियर है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो जाएंगे 3 + 1। ये 1 आया कि उसका एक वाइब्रेशन ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हुआ। रोटेशन उसके लिए 2 होंगे, इसीलिए इसके जो वाइब्रेशन होंगे वो 3n - 4 + 2 6 हो जाएंगे फॉर लीनियर। और अगर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर है तो इसके लिए भी सेम है। ट्रांसलेशन में क्या हुआ कि एक वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसके भी ट्रांसलेशन में एक होगा। रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, में एक ऐड हो जाएगा, और रोटेशन में 3 होंगे, तो इसीलिए इसके वाइब्रेशनल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3n में से 4 + 3 7 कट जाएंगे। इसीलिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 7 होंगे अगर वो नॉन लीनियर है, और 3n - 6 होंगे अगर वो लीनियर है। एंड दिस वाज द थिंग which they asked from me in kinetics. Then they jumped to पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक में उन्होंने मेरे से केवल एक क्वेश्चन पूछा, which was कि they gave me a molecule। उन्होंने कहा कि सपोज हमारे पास एक 6 मेंबर्ड मॉलिक्यूल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है। तो उन्होंने कहा कि सपोजिटली मैं इस पे हीट डालता हूं और इस पे हम लाइट डालते हैं और इस पे हम हीट डालते हैं, तो इसमें किस तरह की रोटेशन होगी, हाउ विल इट रोटेट, दिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी। आई सेड कि सर अगर 6 पाई है तो लाइट डालने पे वो कॉन रोटेशन शो करेगा, और सेम के लिए अगर हम हीट डालेंगे तो वो डिस रोटेशन शो करेगा। देन दे आस्क्ड मी कि सपोजिटली ये 6 पाई नहीं होता, अगर ये 4 पाई होता, तो 4 पाई के लिए अगर हम लाइट डालेंगे तो ये डिस रोटेशन होगा, और अगर हम हीट डालेंगे तो ये कॉन रोटेशन होगा। एंड दिस वाज द ओनली थिंग दे आस्क्ड मी इन पेरिसाइक्लिक। देन दे जंप टू ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनोमेटालिक में उन्होंने मुझसे कहा कि डू यू नो ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में they asked me to draw Grignard reagent. मैंने RMGX draw कर दिया Grignard reagent. Then they asked me how it is made, preparation of Grignard reagent. So that is RX plus Mg
in ether will give us R mgx. Then they asked me, can you explain the mechanism of this reaction? What is the mechanism through which this reaction proceeds? तो उस समय तो मुझे इसका मैकेनिज्म नहीं पता था कि ये किस तरह, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आता है, तो मुझे इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली नहीं पता था. तो आई डिनाइड कि सर आई डोंट नो द मैकेनिज्म ऑफ दिस. बट क्योंकि बाद में जाके मैंने स्टडी किया तो इसका मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव एडिशन. और ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, और यहाँ पर मैग्नीशियम का +2 हो गया है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया. एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन इन ऑर्गेनोमेटेलिक्स. तो अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक ऐसे टॉपिक दे रहे हैं तो ये वाली जो भी रिएक्शंस है जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशंस, रिडक्टिव एलिमिनेशंस, उनको थॉरोली स्टडी करके जाएंगे, क्योंकि इट इज हाईली पॉसिबल कि वो आपसे इनका मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं. तो अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है वो 3 मैकेनिज्म से प्रोसीड हो सकती हैं, रेडिकल से, आयनिक से, और या फिर SN2 मैकेनिज्म से. बट इन केस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है. तो दिस वाज द थिंग दे आस्क्ड मी. क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं दिया तो उन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक से मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये मैंने पहले भी सुना था बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू कि बार जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है. एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक से BARC के जो हमारे पैनल थे उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे कंपेयर टू ऑर्गेनोमेटेलिक्स या ऑर्गेनिक. एंड वन मोर थिंग दे आस्क्ड मी इज दैट they asked me about my views on my state, because I belong to Jammu and Kashmir. So there was almost a 20-minute discussion on what are my views on the political scenario in the state. तो अगर आपको लगता है कि आपसे भी कोई स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो काइंडली अपनी स्टेट की इंफॉर्मेशन या फिर जिस भी टाउन या एरिया में आप रह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेके जाएं. अगर आपसे वो पूछते हैं तो यू शुड हैव दैट नॉलेज ऑफ योर स्टेट. Thank you so much for watching this video, and we will be coming with more interview experiences in this channel. Thank you so much.